Morning class. Am I audible? Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Okay. Okay. आज क्या अभी किसी को पता नहीं है क्या आज हम लोग की क्लास क्योंकि प्रीपोन्ड हो गई मतलब अभी 12 बजे क्लास होती थी अभी 10 बजे। अभी से क्या होगा थर्सडे को 10 बजे Quiz. ही क्लास होनी है। अच्छा क्विज भी है आप लोग के आज? Yes, sir. ओके ठीक है ठीक है ठीक 2 मिनट और वेट कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते ओके फाइन स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि हम लोग वेल टैक्स की बात कर रहे थे तो उसके कुछ आज कुछ प्रॉब्लम्स को उसको करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स को कुछ करेंगे वेल टैक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है। उससे पहले दो चार पॉइंट्स इसके रह गए थे उसको देख लेते हैं। उसके बाद वेल टैक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको देख लेंगे। ओके आप लोग अटेंडेंस इधर चैट बॉक्स में दे दें। तो जैसे मैंने बताया था वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स with aim to reduce inequalities of wealth. It is charged on net wealth of super rich मतलब individuals मतलब जिनके पास जो net wealth है वो 30 lakhs से ज़्यादा है उनको चार्ज किया जाता है। It is charged to net wealth of super rich individuals, companies
and HUF, Hindu Undivided Families. It was abolished and replaced with 2% additional surcharge levy. ठीक है, अभी वेल टैक्स अभी इस समय क्या है, इस समय अप्लीकेबल नहीं है, उसको खत्म किया कर दिया गया था, मतलब अभी अप्लीकेबल नहीं है. India's tax system involve many different types of tax and one of them is well tax. ठीक है, also known as uh, net worth tax, capital tax or equity tax. The government abolished wealth tax as announced in the budget 2015. In its uh, stead of the government decided to increase the surcharge levied on the super rich class by 2% to 12%. तो इन्होंने क्या किया 2015 के बजट में, इन्होंने वेल्थ टैक्स को खत्म अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और इन्होंने जो सरचार्ज है वो वहां पे रेट को हाई कर दिया. ठीक है, super rich are persons with income of rupees 1 crore or higher of and companies that earn rupees 10 crore or higher. ठीक है, उनको ये सरचार्ज पे करना होता था, पे करना पड़ता है. ठीक है, जब इन्होंने वेल टैक्स को हटाया उस समय इन्होंने सरचार्ज को में जो भी रेट होते थे उसको इंक्रीज किया, और ये रेट ये जो है सरचार्ज किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो भी इंडिविजुअल जिसकी भी इनकम 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, या फिर अगर कंपनी की बात करें जिसकी 10 करोड़ या इससे ज्यादा इनकम है. ठीक है, मगर अब आपके सिलेबस में है वेल टैक्स तो हमें पढ़ना है, मगर अभी ये वेल टैक्स अभी एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, इनको चेंजेस करने, इनको इस सिलेबस में चेंजेस करने चाहिए थे, क्योंकि 15 से ये हटा हुआ है वेल टैक्स, तो इनको हटा देना चाहिए था, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया है. लेकिन तो इस वजह से हम लोग को पढ़ना पड़ना, वरना ये एक्ट अभी एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. जो 15 लाख विद 1% वाला था वो एप्लीकेबल है कि नहीं है? 30 लाख 30 लाख, यस सर, हाँ, 1% पे जो नहीं था. वेल टैक्स अभी देखो एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन अभी सिलेबस में है तुम्हारे, तो उसको पढ़ना पड़ेगा. अभी बताया ना तो वो सर 2015. अप्लाई करेंगे कहीं कि ये जो देखो ये तो थियरी, डिफरेंट ही कोर्स हो गया. हाँ, क्योंकि नहीं नहीं अप्लाई, मैं कह रहा हूँ ना, जो है 2015-16 जो फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद से ये वेल टैक्स पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया, और जो है उसको उसके अगेंस्ट ये एक नई चीज लेके आए, जो वहां पे सरचार्ज जो 2% था पहले, उसको 12% कर दिया. ठीक है, जो सुपर रिच क्लास है, जिनके पास वेल्थ ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो जिनके पास इनकम 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, या कंपनी की बात करूं जिनकी इनकम 10 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो उनके लिए उन्होंने सरचार्ज लेके आए, तो वहां से वो रिकवर करने के लिए, कि जो वेल टैक्स में जो आ रहे थे पैसे, वो वेल टैक्स ना होके सरचार्ज के रूप में उनके पास आने लगे गवर्नमेंट के पास. ठीक है, इसके रीजंस क्या हैं, क्यों उसको खत्म किया गया, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे. ठीक है, मगर अभी देखो वही बात है ना, ये सिलेबस चेंज होना चाहिए था इसमें. अभी जो नए जो भी एक्ट हैं उनको लेके आना चाहिए था. मैंने बताया ना, ये ये जो इनकम टैक्स जो आपका ये पेपर है, टैक्स जो आपका ये पेपर है, यहाँ पे क्या होता है, हर साल चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं. तो लेकिन अभी क्या है, ये सिलेबस बना होगा पहले 2015 के पहले बना होगा, उसके बाद इन्होंने चेंजेस किए नहीं, तो वो वेल टैक्स वो चलता रहा सिलेबस में. अभी सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, मगर वो अभी एप्लीकेबल नहीं है. सर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वो हम 2015 से पहले, मतलब जो आपने पहले जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग करेंगे? वेल नहीं नहीं, जो रूल्स है वो वेल टैक्स के, वो तो वही है ना जो मैंने बताया. तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रही हो ना, तो देखो जो रूल्स हैं वो तो वही है जो मैंने पढ़ा. ठीक है, और अगर देखो अगर वो क्वेश्चंस देंगे तो वो फाइनेंशियल ईयर 15-16 के पहले के ही देंगे, अभी के थोड़ी ना देंगे. अभी अगर इधर इस फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वेश्चंस देंगे तो बिल्कुल वहां तो एप्लीकेबल ही नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है वेल टैक्स से थ्योरी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल का मुझे डाउट है, या वैल्यूएशन वगैरह मुझे डाउट है, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी, मगर फिर भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा.
क्योंकि एक और एक बार पूरी डीम असेट्स बता दीजिएगा फिर से जो डीम्ड आपने असेट्स, कल। हाँ ठीक है, मैं अभी बता दूंगा। तो ये एक चीज थी जो रह गई थी, आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कौन कौन से असेट यहाँ पर आप ऐड करते हो, वो चीज ज्यादा जरूरी है। जैसे वेल टैक्स विच सॉरी असेट्स विच वर कवर्ड अंडर द वेल टैक्स, वेल टैक्स was payable on assets such as real estate and gold asset such as shares, mutual fund and securities termed as a productive asset were exempt from वेल टैक्स। ठीक है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें आप इधर इंक्लूड नहीं करते, ये वो आप उस पे आपको वेल टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, यॉट, एयरक्राफ्ट, बोट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगे। वाइल रेसिडेंशियल हाउस इज एग्जेम्प्ट, वन रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, अगर एक से ज्यादा है किसी के पास तो जो है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक रेसिडेंशियल हाउस है आपके पास, तो अब वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मोर देन वन ओन हाउस would come under the preview of wealth tax. However, wealth tax is not applicable on property if it is used for business or rented for 300 or more days। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी आप लोग के। ठीक है, टैक्स इज लेवाइड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ कार एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर कार हायरिंग बिजनेस। ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ज्वेलरीज वगैरह की बात करते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल आप यहाँ इधर इंक्लूड करोगे। ऑल्सो वेल टैक्स इज एप्लीकेबल इन कैश इन हैंड, कितना, जो 50,000 से ज्यादा जितना भी अमाउंट है। ये इंडिविजुअल के केस में। अगर कंपनी के केस में जो अनअकाउंटेड जिसकी एंट्री नहीं की गई हो, उस वो जो भी कैश है उसको आप पूरा पूरा, मतलब वहां पे कोई जो है मिनिमम अमाउंट नहीं है, जितना भी अमाउंट आप का अनअकाउंटेड है, जिसकी एंट्री नहीं की गई है, वो पूरा पूरा अमाउंट आप इधर उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा कंपनी के केस में। ठीक है, इफ टैक्स पेयर हैड टू पे वेल टैक्स ट्रांसफरिंग हर his or her asset to the purpose to the spouse would not result to evasion of the levy, since asset even if gifted would be considered as a property of the टैक्स पेयर। ठीक है, अगर आप स्पाउस को जो है कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, कोई इंडिविजुअल, कोई एसएससी अगर स्पाउस को ट्रांसफर करता है, तो वहां पर उसको ही, ट्रांसफरर को ही वेल टैक्स पे करना होता है। एग्जाम्पशंस जैसे मैंने बताया था, कौन कौन से असेट्स हैं जो कवर्ड नहीं है, असेट्स नॉट कवर्ड मतलब जिन पे आपको वेल टैक्स नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उधर आपको वेल टैक्स नहीं देना है। हाउस प्लॉट्स और एरिया बिलो 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है, अगर हाउसेस की बात करें, प्लॉट्स की बात करें, लैंड की बात करें, जो भी 500 स्क्वायर मीटर से कम एरिया है अगर वहां पर, तो वो एग्जेम्प्ट है। हाउसेस एज प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, कोई प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज रेंटेड आउट 300 और मोर डेज इन अ ईयर, ठीक है, वो आपका एग्जेम्प्ट है। व्हीकल फॉर हायर, स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस असेट्स, ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां पे जो भी आपकी इन्वेंट्री है, जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि सपोज आप जो है ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, या कुछ ऐसा है जहाँ पर जो आप सपोज रियल एस्टेट में आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टीज, लैंड आपके पास है, तो वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आप स्टॉक इन ट्रेड है वो, ठीक है, वो आप इन्वेंट्री की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी रेट्स वगैरह आप लोग को पता ही है। ठीक है, अभी और कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, डीम्ड असेट्स की बात की थी, हाँ उसको देख लेते हैं। डीम्ड असेट्स, डीम्ड असेट से मतलब जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा असेट जो लीगली आपके पास ओनरशिप नहीं है, मगर वो आपके अकाउंट में टैक्सेबल होगा। ठीक है,
जैसे मैंने बताया था कि अगर सपोज कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई जो असेट उनका है रियल में तो उन्हीं का है, मगर उन्होंने टैक्स अवॉइड करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए किसी अपने रिलेटिव स्पाउस को या फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में जो ट्रांसफरर होगा उसी के अकाउंट में वो असेट टैक्सेबल होगा। ठीक है। While computing wealth tax beside assets, its ownership is also important. On valuation date 31st March, assessee is owner of certain assets which are included in his net wealth, but there are certain assets whose ownership is not with the assessee, but then to these are included in his net wealth. ठीक है, these are called as deemed assets. Okay. According to Section 4, such assets will be included in net wealth of an assessee if the same has been transferred by him to his family members without proper no cons or sorry without proper or no consideration. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर अगर सपोज कोई ट्रांसफर होता है, वहां पे प्रॉपर कंसिडरेशन मिला है, ठीक है आपको, तब आपने वो प्रॉपर्टी को, उस असेट को ट्रांसफर किया हुआ है, चाहे वो स्पाउस हो, जो भी ट्रांसफरी है, या फिर जो है कोई रिलेटिव हो, अगर प्रॉपर कंसिडरेशन मिल रहा है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो डीम्ड असेट नहीं माना जाएगा। ठीक है। दिस इज डन टू सेव टैक्स। The transfer in the following cases shall be included in net wealth assessee. Okay, सबसे पहला जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डीम्ड असेट में, वो है असेट ट्रांसफर टू स्पाउस। सपोज आप कोई भी असेट को ट्रांसफर करते हो स्पाउस को, ठीक है, हस्बैंड है तो वाइफ को उसने ट्रांसफर किया, वाइफ है तो हस्बैंड को उन्होंने ट्रांसफर किया। इफ असेसी आफ्टर मार्च 31st 1956 ट्रांसफर टू हिज स्पाउस एनी असेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन और आपने ट्रांसफर किया है, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब वो प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं मिला, तो उस कंडीशन में आप उस असेट को डीम्ड असेट मानोगे और ट्रांसफरर के अकाउंट में वो असेट टैक्सेबल होगा। ठीक है। सच सर असेट, हाँ बताओ। नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी। सर डीम्ड असेट्स और क्लबिंग में डिफरेंस क्या है? क्लबिंग नहीं क्लियर है। क्लबिंग, डीम्ड असेट एंड क्लबिंग। देखो क्लबिंग में क्या है, हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम में देख रहे थे कि आप इनकम को दूसरे असेट से जो जनरेट की हुई इनकम है, आप कब जो है इसको क्लब करते हैं। ठीक है, सपोज स्पाउस के केस में मैंने बताया था, और जो है माइनर चाइल्ड है, वो कब जो जो भी उसको इनकम हो रही है तो वो कब क्लब की जाएगी उसके पेरेंट के अकाउंट में, वो चीज मैंने बताई। यहाँ पर हम लोग वो टैक्स, वो तो अलग चीज है, इनकम को कब क्लब करना। यहाँ पे तो हम लोग वेल टैक्स की बात कर रहे हैं ना, असेट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास असेट की ओनरशिप है, उसको, उस असेट को आप वैल्यूएट करोगे और उस पर आपको टैक्स पे करना है। वो टैक्स ही अलग है, वो तो इनकम टैक्स है। ठीक है, वहां इनकम पे आपको देना है, यहाँ पे वेल टैक्स है, मतलब जो असेट के आपके पास ओनरशिप है उस पे आपको 1% आपको रेट से वो टैक्स देना है। ठीक है, अलग अलग टैक्स, वो इनकम टैक्स है, ये वेल टैक्स है, दोनों डायरेक्ट टैक्सेस। सर एक तरह से वो प्रोसेस हुआ, एक तरह से निकालना, किसी इनकम निकालना। यहाँ पर हम लोग इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे हैं वेल्थ टैक्स में, यहाँ पर हम लोग वेल्थ पे। आप देखो जो इनकम उस असेट से मिल रही है, ठीक है, अगर सपोज हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है, उधर से मेरा रेंट भी आ रहा है, तो वो रेंट किधर जाएगा, इनकम टैक्स में। लेकिन मेरे पास उस हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, और उस हाउस प्रॉपर्टी का अगर मैं वैल्यूएट करता हूं तो उसकी उसकी वैल्यू सपोज 50 लाख, 50 लाख रुपए आई, ठीक है, तो 30 लाख से ज्यादा है, यानी 30 लाख से कितना ज्यादा है, 20 लाख रुपए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए ज्यादा है 30 लाख से, यानी उस 20 लाख पे मुझे टैक्स पे करना है, 1% ऑफ 20 लाख। ठीक है, और सपोज रेंट मेरा आ रहा है 2,40,000 एक साल का, तो वो 2,40,000 पे भी मुझे टैक्स पे करना है, और वो जो 30 लाख जो वैल्यू है उस हाउस प्रॉपर्टी के, उस पर वो भी टैक्स मुझे पे करना है।
ठीक है, दोनों टैक्स अलग अलग है। इनकम टैक्स आपको इनकम पे टैक्स देना है, और वेल्थ टैक्स आपको जो वेल्थ है, जो असेट है, उसके ऊपर टैक्स देना है। अब आया समझ में? यस सर। दोनों एकदम अलग। देखो यहाँ पे रूल्स उन्होंने सेम बना दिए हैं कि कब आपको जो भी असेट है वो डीम्ड असेट आप मानेंगे, रूल्स सेम है, मगर एक जगह बात हो रही है इनकम की, एक जगह बात हो रही है असेट की। वो अलग अलग टैक्सेस है, आपको अलग अलग वो पे करना पड़ेगा। अगर आप असेट से इनकम जनरेट कर रहे हो तो इनकम पे आपको टैक्स देना है, अगर आपके पास असेट की ओनरशिप है तो उसके वैल्यू पे भी आपको टैक्स पे करना है। खैर अभी वो खत्म हो चुका है वेल टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर हम लोग स्पाउस की बात करें, अगर स्पाउस को कोई भी ट्रांसफर किया जा रहा है असेट, जैसे यहाँ पे दिया गया असेट ट्रांसफर टू स्पाउस इफ असेसी आफ्टर मार्च 31st 1956 ट्रांसफर टू हिज स्पाउस एनी असेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट और विद or for any adequate consideration, such assets shall be included in the net wealth of the original owner of the or transferor। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दी गई है कि भाई विदाउट कंसिडरेशन या इन एडुकेट कंसिडरेशन अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफरर के अकाउंट में वो एसेट टैक्सेबल होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये सारी चीजें अभी फिर वापस बताने की जरूरत है या ये क्लियर है? क्योंकि हम लोग ये मेरे ख्याल से 2-3 बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। सर 1956 वाला एक बार बता दीजिए। 1956 में इन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है, वो 1956 के बाद होना चाहिए। ठीक है, तभी वो जो है एप्लीकेबल होगा, तभी वो ट्रांसफरर के अकाउंट में टैक्सेबल होगा। उसके पहले अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि ये एक्ट ही 1956 में आया है, तो एप्लीकेबल वो उसी टाइम होगा। ठीक है, और ट्रांसफर ऑब्वियस है 15 के पहले ही होना चाहिए, क्योंकि 15 तक तो वो एक्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, खैर 15 के बाद का तो आपको क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चंस वही सारे पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकली पूछे जाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल वगैरह मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी एप्लीकेबल ही नहीं है तो पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम क्लियर है तो मेरे ख्याल से यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस वहाँ इनकम की बात करें या असेट की बात करें, जो प्रोविजंस हैं वो लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, कब आप उसको डीम्ड एसेट मानोगे, जैसे यहाँ पे माइनर चाइल्ड के केस में। ठीक है, वही सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें रिवोकेबल ट्रांसफर वहां भी हम लोग ने पढ़ा था, ट्रांसफर टू सन्स वाइफ वही चीज है। ठीक है, तो ये पूरा मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, ये आप लोग एक बार देख लेना। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, ये असेट्स जो है, ठीक है, जो ये इस समय ये जो मैं बता रहा हूँ, जो जो असेट्स हैं, जैसे कि कब वो टैक्सेबल होंगे, ठीक है, कितना टैक्सेबल होंगे, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये सारी चीजें बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग ऑफ असेट, असेट में क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हो, क्या एग्जेम्पशंस हैं इधर। ठीक है, और फिर उसके बाद मोटर कार, ज्वेलरी, यहाँ पे क्या एग्जेम्पशंस हैं, यॉट, बोट्स, एयरक्राफ्ट, अर्बन लैंड, का वो रेडियस क्या होना चाहिए, कितने किलोमीटर के अंदर जो लैंड है वो टैक्सेबल होगा, वो सारी चीजें। जैसे यहाँ पे दिया है एनी विद इन, क्या प्रॉब्लम हुई, नेटवर्क का कुछ इश्यू लग रहा है मुझे। ठीक है, इन एनी विद इन सच डिस्टेंस नॉट बीइंग मोर देन 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए, जो भी लोकल लिमिट्स है, लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, कैंटोनमेंट जो बोर्ड है, वहाँ के 8 किलोमीटर की रेडियस में कि उसी लिमिट में होना चाहिए, तभी वो लैंड टैक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, तभी उस पर टैक्स वेल टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज क्वेश्चन में दे दिया गया कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो बिल्कुल वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, लैंड के केस में 8 किलोमीटर है, और हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी कुछ है 25 किलोमीटर है, फार्म हाउस के केस में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, फार्म हाउस के केस में 25 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अभी आप लोगों को क्या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू, तो वो वहां पर वैसे क्वेश्चंस में ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 25 किलोमीटर है किसके केस में, फार्म हाउस के केस में, लैंड के केस में 8 किलोमीटर।
ठीक है। और एक चीज याद कर लो कि भाई अगर स्टॉक इन ट्रेड है, अगर कोई भी असेट आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, वहां पे इन्वेंट्री की तरह यूज कर रहे हो, तो वो असेट आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है। और ये जो लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में 300 और मोर डेज, ठीक है, तो 300 दिन या उससे ज्यादा दिन अगर वो लेट आउट रही प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि सैलरी, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय को आप, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई रेसिडेंशियल हाउस दिया हुआ है और उनकी सैलरी अच्छा यहाँ 5 लाख लिखी हुई है, लेकिन है वो मतलब कि ये लग रहा है ये थोड़ा सा पुराना जो है कंटेंट है, 10 लाख है। ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी 10 लाख या इससे कम है और उसको कोई हाउस प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 लाख से कम उसकी सैलरी है, तो उस केस में वो हाउस प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। 10 लाख से ज्यादा सैलरी है एम्प्लॉय की, तो वो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस जिसके जो ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश इन हैंड जैसे मैंने बताया 50,000, 50,000 इंडिविजुअल के लिए क्या है, जो लिमिट है 50,000, 50,000 रुपए। इससे ज्यादा अगर कैश इन हैंड है इंडिविजुअल के लिए, तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया, आगे देखते हैं। सर फाइनल एग्जाम एमसीक्यू होंगे क्या? यार कुछ लखनऊ नहीं पता, यूनिवर्सिटी की। कुछ नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं पता अभी। अभी यहाँ पे तो तुम लोग के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तुम लोग के एग्जाम वो प्री एंड 11th जैन से स्टार्ट हो रहा है, वो कैसे होंगे मुझे अभी बीबीए का नहीं आइडिया है। एमबीए में ऑनलाइन तुम होंगे बीटेक के तो सर। शुरू होने वाले हैं। 11th जैन से तुम लोग के शायद सुनाई पड़ रहा है, पता नहीं। यस सर, यस सर, यस सर। तो वो कैसे होने हैं, एमसीक्यू होने हैं ऑनलाइन होंगे सर, एमसीक्यू? एमसीक्यू होंगे। हम्म, तो फिर फाइनल भी मेरे ख्याल से वैसे ही होंगे, तभी एमसीक्यू करा रहे हैं। सर बीटेक के मतलब वो सेमेस्टर फाइनल वो शुरू होने वाले हैं जैन में। नहीं, बीटेक में क्या है, वहाँ पे पेपर में लिख रहा फर्स्ट था। ईयर और फाइनल ईयर मार्च में एग्जाम होगा शायद, और बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अभी एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ है। जैसे कि एमबीए में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के एग्जाम्स मार्च में होंगे। तो आज शायद अभी पेपर में थोड़ा लिख सा रहा टाइम। था कि जैन में होने वाले हैं। 4 सेंटर पे होंगे सारे पेपर। अच्छा, सेंटर पे जाना पड़ेगा। यस सर, 4 सेंटर डिसाइड किए गए हैं, मतलब बीटेक के लिए एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस है। उसी पे सारे पेपर एग्जाम होंगे। अच्छा, तो हम लोग के सब मार्च में होंगे क्या? मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला है। नहीं पता मुझे, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। ओके। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। मिस्टर गुप्ता हैज फॉलोइंग असेट एंड लायबिलिटी ऑन द वैल्यूएशन डेट। रेसिडेंशियल हाउस, तो जैसे मैंने बताया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर एक है तो एक ही मान के चलते हैं, तो ये आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है। रेसिडेंशियल हाउस, अच्छा और कोई ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पर, तो मैं ये मान के चलते हैं एक ही रेसिडेंशियल हाउस है इसके पास, मिस्टर गुप्ता। ठीक है। और वो एग्जेम्प्ट है, तो इस तरह से कर सकते हैं। कार फॉर पर्सनल यूज, तो ये आपका बिल्कुल वेल टैक्स के लिए बिल्कुल टैक्सेबल होगा। कार अगर आप पर्सनल यूज कर में यूज कर रहे हो तो, पर्सनल यूज कर रहे हो तो। ठीक है। ज्वेलरी 16 लाख बिल्कुल टैक्सेबल है। एयरक्राफ्ट एंड बोट्स फॉर पर्सनल यूज बिल्कुल टैक्सेबल है ये भी। फार्म हाउस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ मुंबई, तो 15 किलोमीटर, तो लिमिट कितनी है 25 किलोमीटर। ठीक है। अगर 25 किलोमीटर के अंदर वो फार्म हाउस है तो वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर ये 15 किलोमीटर है, तो ये 12 लाख रुपीज जो उस फार्म हाउस की वैल्यू है, ये टैक्सेबल होगी। ठीक है।
उसके बाद कैश इन हैंड 2,20,000, तो ये इंडिविजुअल का केस है मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे भाई 50,000 से कितना ज्यादा है, यानी 50,000 से ज्यादा है करीब 1,70,000, ठीक है। तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा 1,70,000। नेक्स्ट, शॉप्स गिवन ऑन रेंट, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा, जो क्योंकि ये आप रेंट पर दे रहे हो हाउस, आपके पास शॉप्स हैं जो आप रेंट पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। उधर आप उधर ये रेंट, जो भी रेंट होगा वो उधर टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद लोन टेकन टू परचेज एयरक्राफ्ट, अभी एयरक्राफ्ट परचेज करने के लिए लोन लिया है एसएससी ने 50 लाख, तो ये आप डिडक्शन में दिखा सकते हो। जैसे मैंने कोई बताया था कि जो भी अगर कोई असेट है जिसपे आपने डेट है, उसपे आपने लोन लिया हुआ है, तो वो जो डेट अमाउंट है वो आप डिडक्शंस में दिखा सकते हैं, तो ये आप डिडक्ट कर देंगे 50 लाख रुपीज। नेक्स्ट, लोन टेकन टू परचेज रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। रेसिडेंशियल हाउस जब टैक्सेबल नहीं है तो फिर आप उसका डिडक्शन भी नहीं दिखा सकते। तो ऐसे यहाँ पर ये सारे चीजें यहाँ पर करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन में, रेसिडेंशियल हाउस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 5(6), ठीक है। उसके ये आपका एग्जाम हो जाएगा। कार फॉर पर्सनल यूज, पूरा पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। उसका ज्वेलरी कितना, पूरा पूरा अमाउंट 16 लाख। एयरक्राफ्ट एंड बोट्स पूरा अमाउंट लिख दिया, टैक्सेबल है, ठीक है। फार्म हाउस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ मुंबई 12 लाख, ठीक है। कैश इन हैंड एक्सेस ऑफ 50,000, 50,000 रुपए से जितना भी अमाउंट जाता है कितना है 1,70,000, ये आपका टैक्सेबल है। और शॉप्स गिवन ऑन रेंट, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो ये आपका यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। और उसके बाद आपको अभी ये सारे आपके असेट हो गए, अभी इसमें से माइनस क्या करना है, डिडक्ट क्या करना है, जो भी लोन वगैरह जो डेट है वो आपको माइनस करना है। तो लेस लोन टेकन ऑन परचेज ऑफ जो एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उस 50 लाख का लोन था तो वो आपको डिडक्ट कर देना है। लोन टेकन ऑन परचेज ऑफ रेसिडेंशियल बिल्कुल नहीं डिडक्टिबल है, आप यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं जाएगा। और नेट वेल्थ आपकी आ जाएगी कितनी, 1,19,70,000, ठीक है। ये आपकी नेट वेल्थ आ जाएगी। तो इस पे एक पीपीटी में मैंने देखा था कि वैल्यूएट किया गया था हाँ वैल्यूएट, वो मैं बताऊंगा वैल्यूएशन, अभी तो रेजिडेंशियल। मैं, हाँ बिल्कुल वहां पे वैल्यूएशन भी करते हैं, ठीक है। वो कैसे वैल्यूएट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले ये चीज जान लेते हैं, इसके वैल्यूएशन भी होता है, हाउस प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करना होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद रिटर्न ऑफ वेल्थ, एवरी इंडिविजुअल एचयूएफ एंड कंपनी हुज नेट वेल्थ ऑन वैल्यूएशन डेट एक्सीड 30 लाख, ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को। द ड्यू डेट, ठीक है, यहाँ पे सब जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिलीटेड और रिवाइज रिटर्न, अब a belated return or revised return can be filed within a period of 1 year from the end of assessment year or before completion of assessment year, whichever is year, जो बाद में मतलब belated revised return जिनको फाइल करना हो उसकी बात कर रहे हैं कि भाई एक साल जब भी वो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उसके बाद से एक साल के अंदर उनको वो रिटर्न फाइल करना होता है। इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा कितना, एट द रेट ऑफ 1%, जो बिलीटेड है, जो लेट में जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ वन द मंथ इज डिवाइड ऑन फॉर डिले ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ वेल टैक्स, ठीक है। पेनल्टीज, पेनल्टी अप टू 100% ऑफ नहीं द आया अमाउंट। हाँ, सर, ये समझ में नहीं आया, ये कब फाइल करते हैं? इंटरेस्ट मतलब आप अगर लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, जो लास्ट डेट है उस, जैसे असेसमेंट ईयर एंड होने पे आपको जो भी रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं फाइल किया तो लेट अगर कोई रिटर्न फाइल करता है तो उसको 1% पर मंथ उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सपोज किसी की टैक्स लाइबिलिटी 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए सपोज बनी, तो 1%, ठीक है, तो 1% उसको यानी कि 100 रुपए पर मंथ उसको जो है वो, सॉरी 100 रुपए नहीं होगा, कितना 10 रुपए होगा, 10 रुपए पर मंथ उसको जो है वहाँ पे पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न कब फाइल, मतलब रिटर्न क्यों फाइल करते हैं? रिटर्न, मतलब अरे ये टैक्स पे करेंगे तो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे कि भाई हाँ इतनी मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, इतना टैक्स मुझे पे करना है,
वो तो बताना होगा ना गवर्नमेंट को कि हाँ मेरे पास इतनी एसेट है, इतनी मेरी इनकम है, अब मेरी टैक्स लाइबिलिटी इतनी है। तो वो फिर जितना टीडीएस वगैरह जितना पहले से गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया वो तो रहेगा। बाद में आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा, अगर कुछ और भी आपका टैक्स बचा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, या कुछ रिफंड हो रहा है तो वो आपको मिल जाएगा। तो रिटर्न तो सभी को फाइल करना होता है। तो ये कोई भी तब होता टैक्स है जब अगर डिले हो जाता है, डिले नहीं, आपको रिवाइज एक रिटर्न। साल में हाँ, रिवाइज मतलब जब आपने नहीं किया, रिवाइज मतलब अगर अगर उसमें रिटर्न फाइल करते समय कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने कुछ गलती कर दी, तो रिवाइज रिटर्न। और बिलीटेड मतलब देरी से आपने जब किया, मतलब रिटर्न जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो आपको 1% पर मंथ के से पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, पेनल्टी तो हम लोग को भी देनी पड़ती है, अगर हम लोग ने टैक्स अगर रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया तो जो है हम लोग को सबको सभी को देनी पड़ती है। अगर उसने जो है टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल किया, किसी भी इंडिविजुअल ने, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल करती है तो बिल्कुल पेनल्टी लग देना पड़ता है। इनकम टैक्स के केस में, वेल टैक्स के केस में, या कोई भी टैक्स हो, वहाँ पे आपको टाइम पे अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, major penalties, penalty up to 100% of amount of tax in arrear can be levied in case of non payment of wealth tax। ठीक है, वही सारी बात कर रहे हैं। 100% तक लग सकता है पेनल्टी इन केस ऑफ concealment of wealth can be up to 500% of tax sought टू बी अवॉइडेड। अगर आप कोई वेल्थ यानी एसेट को छुपाते हो कि भाई उसको नहीं दिखाते हो, शो नहीं करते, तो 500% तक टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। उस मतलब पेनल्टी इतनी अगर सपोज वेल टैक्स आपका 1,000 रुपये बन रहा है तो 1,000 रुपये का 500% यानी कि 5 टाइम्स आपको 5,000 रुपये तक का पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, करेंट स्टेटस जैसे मैंने बताया, वेल टैक्स इज नो लॉन्गर लेवेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 16-17। टैक्स पेयर are therefore not required to file a well tax return from assessment year 16-17 onwards। ठीक है, अभी हाँ, अभी हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन की। कैसे आप वैल्यूएट करते हो असेट को। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है, ये हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो पूरा टाइम लेगा। अभी मैं स्टार्ट भी करूंगा फिर भी वो 10:45 तो हो ही चुका है। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ असेट। ओके।